हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल QSR GK। दोस्तों, SSC GD का एग्ज़ाम अभी चल रहा है। और दोस्तों, जिस प्रकार से SSC GD की एग्ज़ाम में GK GS के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी को देखते हुए दोस्तों मैं आपके लिए 7 टॉपिक लेकर आया हूँ, जिससे दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन आराम से पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ऑन करना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और दोस्तों, जिन बच्चों का एग्ज़ाम अभी बाकी है तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखते हुए चलना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वह है दिवस से संबंधित। पूछा गया है कि प्लस पीलिया दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, प्लस पीलिया दिवस है ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। अन्य दिवस की हम बात करते हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। फर्स्ट दिवस है कि थल सेना दिवस कब मनाई जाती है। तो दोस्तों ये 15 जनवरी को मनाई जाती है। नेक्स्ट है आपकी सुभाष जयंती, जो कि आपकी 23 जनवरी को मनाई जाती है। इसके बाद में आती है मतदान दिवस, जो कि दोस्तों 25 जनवरी को आपका मतदान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि विज्ञान दिवस की हम बात करते हैं तो ये 28 फरवरी को दोस्तों विज्ञान दिवस मनाई जाती है। नेक्स्ट है कि सुरक्षा दिवस कब मनाए जाते हैं। तो दोस्तों सुरक्षा दिवस है ये हर साल 4 मार्च को दोस्तों मनाई जाती है सुरक्षा दिवस। नेक्स्ट है आपकी महिला दिवस। दोस्तों ये बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। महिला दिवस दोस्तों 8 मार्च को मनाई जाती है। नेक्स्ट है आपकी शहीद दिवस। शहीद दिवस दोस्तों 23 मार्च को मनाई जाती है। उसके बाद में आती है विश्व स्वास्थ्य दिवस। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये 7 अप्रैल को मनाई जाती है। नेक्स्ट है आपकी अम्बेडकर दिवस। दोस्तों अम्बेडकर दिवस है ये 14 अप्रैल को मनाई जाती है। नेक्स्ट है आपकी विश्व मजदूर दिवस। दोस्तों विश्व मजदूर दिवस है ये 1 मई को मनाई जाती है। और आपका आता है विश्व रक्तदान दिवस। दोस्तों विश्व जो रक्तदान दिवस है ये 15 जून को मनाई जाती है। नेक्स्ट है आपकी कि विश्व जनसंख्या दिवस है। दोस्तों ये 11 जुलाई को मनाई जाती है विश्व जनसंख्या दिवस। उसके बाद में आता है आपका शिक्षा दिवस। दोस्तों शिक्षा दिवस है ये 5 सितंबर को मनाई जाती है। अब आपके आते हैं दोस्तों शास्त्रीय नृत्य, क्योंकि दोस्तों शास्त्रीय नृत्य से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कभी पूछ लेता है कि ये शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से बिलोंग करता है, इस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्ति कौन से हैं, इसके रीति रिवाज कौन से हैं, इसके घराने कौन से हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ शास्त्रीय नृत्य। सभी दोस्तों ये शास्त्रीय नृत्य मैं आपको कवर कराऊंगा। पूछा क्या है कि भरत मुनि ने अपनी किस पुस्तक में शास्त्रीय नृत्यों का उल्लेख किया। तो दोस्तों भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में शास्त्रीय नृत्यों का उल्लेख किया। तो अन्य शास्त्रीय नृत्यों की हम बात करते हैं। फर्स्ट आता है भरतनाट्यम। दोस्तों भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु में मनाया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है, जबकि इससे संबंधित व्यक्ति दोस्तों है लीला सेनसन, मालविका सरकार और यामिनी कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट आता है आपका कथकली। दोस्तों कथकली है ये केरल राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों कथकली के रीति व रिवाजों के बारे में पूछा भी जाता है। तो दोस्तों कथकली के रीति रिवाज है, एक है दोस्तों थ्याम और एक आता है दोस्तों मोडियाटम। दोस्तों दोनों ही कथकली के प्रसिद्ध रीति रिवाज हैं। नेक्स्ट है आपका कथक। दोस्तों कथक है ये उत्तर भारत में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों कथक के 2 राजघराने हैं, जिसका नाम है लखनऊ राजघराना और जयपुर राजघराना। इसके बाद में आता है दोस्तों आपका उड़ीसी। उड़ीसी की हम बात करते हैं दोस्तों, ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। और दोस्तों हम बात करते हैं इसके मेन पॉइंट की, इसे बृहस्पति जो मंदिर है दोस्तों उसके शिलालेखों में भी दर्शाया गया है। उसके बाद में दोस्तों ओडिशा रहो जो शास्त्रीय नृत्य है उसे कोणार्क के सूर्य मंदिर में भी उल्लेख मिलता है। और दोस्तों उड़ीसा शास्त्रीय नृत्य का जो लोकप्रिय जो देवता है दोस्तों वह है भगवान जगन्नाथ। उसके बाद में आता है आपका मणिपुरी। दोस्तों मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है ये मणिपुर के द्वारा मनाया जाता है। और दोस्तों ये जो शास्त्रीय नृत्य है ये मेताई जनजाति द्वारा मनाया जाता है। उसके बाद में आता है आपका मोहिनी अट्टम। दोस्तों मोहिनी अट्टम है ये केरल राज्य में मनाया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है आपका शास्त्रीय नृत्य वह है दोस्तों कुचिपुड़ी।
दोस्तों कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों कुचिपुड़ी दोस्तों एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछ लिया गया है। दोस्तों कुचिपुड़ी से संबंधित जो व्यक्ति हैं दोस्तों वह है वेदांतम लक्ष्मी नारायण, चिंता कृष्णामूर्ति और तदा देपल्ली पेराय। दोस्तों तीनों ही व्यक्ति कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते हैं। पूछा भी गया दोस्तों कि वेदांत लक्ष्मी नारायण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो दोस्तों वह है कुचिपुड़ी से। उसके बाद में आपका सत्रिय नृत्य। दोस्तों सत्रिय नृत्य को भी एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछ लिया गया है। दोस्तों सत्रिय नृत्य है ये असम राज्य में मनाया जाता है। यह नृत्य नाटक मुख्य रूप से असमीय वैष्णव संत और समाज सुधारक यानी कि श्री मनता शंकर देव और उनके प्रमुख शिष्य जिसका नाम है माधव देव द्वारा लिखित और किया गया था। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है तो दोस्तों वो आता है आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, किस प्रकार की आपको स्वतंत्रता दी गई है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों मौलिक अधिकारों से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, इसलिए दोस्तों मैंने सभी मौलिक अधिकारों को इसमें शामिल किया है कि कौन से आर्टिकल में किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। दोस्तों पहला है कि विधि के समक्ष समानता किस आर्टिकल में दी गई है। तो दोस्तों विधि के जो समक्ष समानता है वह दोस्तों अनुच्छेद 14 में कहा गया है, विधि के समक्ष समानता दोस्तों। नेक्स्ट आपका आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में दोस्तों धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो वह आर्टिकल दोस्तों अनुच्छेद 15 में कहा गया है। उसके बाद में आता है आपका अनुच्छेद 16 जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें दोस्तों लोक नियोजन में अवसर की समानता का बारे में कहा गया है। उसके बाद में आता है दोस्तों आपका अनुच्छेद 17 जो कि एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछ लिया भी गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 17 है, इसमें दोस्तों अस्पृश्यता का अंत के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट आता है आपका अनुच्छेद 18। दोस्तों ये एनटीपीसी के एग्जाम में 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया था दोस्तों, इसलिए आपकी एग्जाम पॉइंट इसी से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 18 है, इसमें दोस्तों उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आपका जो अनुच्छेद है दोस्तों वह है अनुच्छेद 19। दोस्तों अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। और दोस्तों अनुच्छेद 19A में दोस्तों सूचना के अधिकार का दोस्तों वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 20। दोस्तों अनुच्छेद 20 में अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण प्रदान किया जाता है उसी के बारे में अनुच्छेद 20 में बताया गया है। नेक्स्ट आपका दोस्तों अनुच्छेद 21। दोस्तों अनुच्छेद 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि यह आर्टिकल दोस्तों बहुत बार पूछा भी गया है दोस्तों। एसएससी जीडी के एग्जाम में दोस्तों इस आर्टिकल को पूछ लिया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 21 है, ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। और अनुच्छेद 21A जो कि दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार भी अनुच्छेद दोस्तों 21 के अंतर्गत ही आता है। अनुच्छेद 22 की हम बात करते हैं, इसमें दोस्तों कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। और दोस्तों यदि हम बात करते हैं अनुच्छेद 23 की, इम्पोर्टेंट है दोस्तों अनुच्छेद 23, क्योंकि दोस्तों अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मानव के दुर्व्यवहार, बेगारे एवं बाल श्रम पर प्रतिबंध दोस्तों अनुच्छेद 21 के तहत लगाया गया है। दोस्तों ये भी एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछ लिया गया है। नेक्स्ट आता है आपका अनुच्छेद 24। दोस्तों अनुच्छेद 24 से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जा सकता है, क्योंकि दोस्तों हर एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। दोस्तों अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खान या किसी का खतरनाक उद्योग में कार्य नहीं कराया जा सकता। ये दोस्तों अनुच्छेद 24 में कहा गया है। नेक्स्ट आता है आपका अनुच्छेद 25। दोस्तों अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता दोस्तों अनुच्छेद 25 में कहा गया है। क्योंकि दोस्तों अनुच्छेद जो 25 है इसमें कहा गया है कि आप किसी भी प्रकार के धर्म और किसी भी प्रकार का प्रचार आप कर सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है। नेक्स्ट आपका दोस्तों अनुच्छेद 26। दोस्तों अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता दोस्तों अनुच्छेद 26 में दी गई है। अनुच्छेद 29 की हम बात करते हैं, इसमें दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का जो अधिकार है दोस्तों ये कहा गया अनुच्छेद 30 में। नेक्स्ट आपका दोस्तों टॉपिक दोस्तों यदि हम बात करते हैं अनुच्छेद 32 की, दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है दोस्तों, क्योंकि बहुत बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है।
दोस्तों अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान की आत्मा दोस्तों किसे कहा जाता है, पूछा भी जाता है। तो दोस्तों ये कहा गया था अनुच्छेद 32 को। और दोस्तों संविधान की आत्मा ये कहा किसने था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दोस्तों संविधान की आत्मा कहा था आर्टिकल 32 को। नेक्स्ट आता है आपका अनुच्छेद 40। दोस्तों अनुच्छेद 40 में दोस्तों ग्राम पंचायतों का संगठन किया गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट आता है आपका अनुच्छेद 51A, जिसमें दोस्तों मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इस क्वेश्चन को भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट आपके जो टॉपिक आता है दोस्तों वो आता है आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित। दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित दोस्तों जो आर्टिकल पूछे जाते हैं उसको दोस्तों मैंने इसमें शामिल किया है। फर्स्ट आपका आर्टिकल होता है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो दोस्तों भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह आर्टिकल 52 में कहा गया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट है आपका कि अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिक शक्ति किसके पास होगी, राष्ट्रपति के पास होगी। यह किस आर्टिकल में कहा गया है, तो कहा गया 53 में। आर्टिकल 54 में कहा गया है राष्ट्र के निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया आर्टिकल 54 में। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों कि राष्ट्र जो अनुच्छेद 56 है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि राष्ट्र की पदावधि कि कितने साल तक दोस्तों राष्ट्रपति पद पर रह सकता है, उसके बारे में जो वर्णन किया गया है वो किया गया अनुच्छेद 56 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 57। इसमें दोस्तों पुनर्निर्वाचन के लिए जो पात्रता दी गई है दोस्तों वह दी गई है अनुच्छेद 57 में। नेक्स्ट आता है आपका अनुच्छेद 58, यानी कि राष्ट्रपति निर्वाचन में होने वाली जो योग्यताएं हैं दोस्तों उसका जो वर्णन किया गया है वो किया गया अनुच्छेद 58 में। नेक्स्ट आता है आपका अनुच्छेद 60। दोस्तों अनुच्छेद 60 की हम बात करते हैं। इसमें दोस्तों राष्ट्रपति के शपथ के बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 61 कि दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है दोस्तों यह दोस्तों अनुच्छेद 61 में बताई गई है कि किस प्रकार से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, क्या क्या कार्य करने पर दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकते हैं। यह वर्णन दोस्तों अनुच्छेद 61 में किया गया है। बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है अनुच्छेद 63। दोस्तों यह आता है दोस्तों उपराष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 64। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया अनुच्छेद 64। इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, यह दोस्तों आर्टिकल 64 में कहा गया है। नेक्स्ट आता है आपका अनुच्छेद 65। दोस्तों अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति कार्य कर सकता है। यह दोस्तों आर्टिकल 65 में कहा गया है किसी कारणवश यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या किसी कारणवश यदि राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है तो दोस्तों उस पर उपराष्ट्रपति कार्य कर सकता है। यह आर्टिकल 65 में कहा गया है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 66। दोस्तों आर्टिकल 66 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की जो प्रक्रिया है दोस्तों यह आर्टिकल 66 में है। नेक्स्ट है आर्टिकल 67। दोस्तों आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 68। दोस्तों 68 आर्टिकल की हम बात करते हैं। दोस्तों इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए जो निर्वाचन किया जाता है दोस्तों वह किया जाता है आर्टिकल 68 में। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 69। इसमें दोस्तों उपराष्ट्रपति द्वारा जो शपथ ली जाती है उसके बारे में दोस्तों वर्णन किया गया है आर्टिकल 69 में। दोस्तों हम अन्य जो आर्टिकल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जिसको दोस्तों एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यह भी आपकी एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने इस वीडियो में इस आर्टिकल को भी शामिल किया है। फर्स्ट आर्टिकल है कि भारत का मानवाधिकार किस आर्टिकल में कहा गया है। दोस्तों SSC GD के एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को पूछ लिया भी गया है। दोस्तों ये कहा गया आर्टिकल 76 में। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 77, यानी कि इसमें कहा गया है कि भारत सरकार के कार्य का जो संचालन है दोस्तों यह आर्टिकल 77 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल
78। इसमें दोस्तों राष्ट्रपति को जो भी जानकारी मिलती है उसको दोस्तों प्रधानमंत्री के कर्तव्य के अनुसार प्रधानमंत्री को पहुंचाने का कर्तव्य होता है दोस्तों राष्ट्रपति का। यह होता है आर्टिकल 78 में। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 79। इसमें दोस्तों संसद का गठन किया गया है। और नेक्स्ट आता है आर्टिकल 80, जिसमें दोस्तों राज्यसभा की संरचना का गठन किया गया है। और आर्टिकल 81 में दोस्तों लोकसभा की संरचना का जो गठन किया गया है। और अनुच्छेद 83 में दोस्तों संसद के सदनों की अवधि के बारे में बताया गया है। दोस्तों ये चारों ही आर्टिकल दोस्तों आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत बार इन आर्टिकल को पूछा भी गया है। नेक्स्ट आता है आपका दोस्तों आर्टिकल 84। दोस्तों आर्टिकल 84 में कहा गया है कि संसद के सदस्य के लिए अर्हता, संसद के सदस्य बनने के लिए किस प्रकार की योग्यता चाहिए, यह दोस्तों आर्टिकल 84 में कहा गया है। आर्टिकल 85 की हम बात करते हैं। इसमें दोस्तों संसद का 17वां आसन और किस प्रकार विघटन किया जाता है, ये दोस्तों आर्टिकल 85 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 87। इसमें दोस्तों राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, इसमें दोस्तों इसका वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति अपना अभिभाषण किस प्रकार देता है, किस प्रकार इसको प्रस्तुत किया जाता है, यह वर्णन दोस्तों किया गया है आर्टिकल 87 में। यह क्वेश्चन भी दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है पुस्तक से, क्योंकि दोस्तों बुक से भी दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एसएससी की एग्ज़ाम में। तो दोस्तों ये टॉपिक की आपकी एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों फर्स्ट जो बुक है वह है अष्टदायी पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों अष्टदायी पुस्तक के लेखक हैं पाणिनि। दोस्तों पाणिनि के द्वारा अष्टदायी पुस्तक लिखी गई है। अन्य पुस्तकों की हम बात करते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो फर्स्ट है अर्थशास्त्र। दोस्तों अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है चाणक्य। और नेक्स्ट आती है स्वपन वासवदत्ता। दोस्तों स्वपन वासवदत्ता पुस्तक के लेखक हैं कुमार भास। नेक्स्ट आती है आपकी कुमार संभव अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, दोस्तों मेघदूत। ये सभी पुस्तकें दोस्तों कालिदास के द्वारा लिखी गई है, क्योंकि दोस्तों इन पुस्तकों को हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आती है आपकी नाट्यशास्त्र। दोस्तों नाट्यशास्त्र है ये भरत मुनि द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट आती है आपकी पंचतंत्र। दोस्तों पंचतंत्र है ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उसके बाद में दोस्तों हर्षचरित्र, कादम्बरी, नागावली, दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा, क्योंकि दोस्तों बाणभट्ट की पुस्तकों को भी बहुत बार दोस्तों एसएससी की एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद में आती है आपकी पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रवरदाय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उसके बाद में आती है आपकी राजतरंगिणी जो दोस्तों कल्हण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। राजतरंगिणी दोस्तों एसएससी की एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है दोस्तों आपका जो फेस्टिवल है उसके बारे में आता है, क्योंकि दोस्तों फेस्टिवल यानी कि महोत्सव के बारे में दोस्तों एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों मैंने इस टॉपिक को आपके इस वीडियो में शामिल किया है। पहला जो महोत्सव है दोस्तों वह है लौसार त्यौहार, यानी कि महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों इस त्यौहार को पूछा भी जाता है। तो दोस्तों लौसार त्यौहार है ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका जो महोत्सव है वह है दोस्तों लाई हरोबा। लाई हरोबा है दोस्तों ये त्रिपुरा में मनाया जाता है महोत्सव। उसके बाद में आता है आपका फागली महोत्सव। फागली महोत्सव ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। उसके बाद में आता है आपका चापचारकूट महोत्सव जो कि मिजोरम में मनाया जाता है। उसके बाद में आता है आपका फ्लेमिंग महोत्सव जो कि आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। और उसके बाद में आपका आता है दोस्तों सिरुई लिल्ली महोत्सव जो कि दोस्तों मणिपुर में मनाया जाने वाला महोत्सव है। उसके बाद में आता है आपका दोस्तों हॉर्नबिल महोत्सव यानी कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि दोस्तों नागालैंड में मनाया जाता है। दोस्तों इसको भी एसएससी की एग्जाम में पूछ लिया गया है। उसके बाद में आता है दोस्तों आपका मिर्च महोत्सव जो कि मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तो दोस्तों सभी टॉपिक आपकी एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों हम पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं से भी दोस्तों आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था। तो दोस्तों वह है 5वीं पंचवर्षीय योजना। और दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना को जनता पार्टी ने दोस्तों एक साल पहले समाप्त कर दिया था। वह दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय
योजना। और दोस्तों हम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना। दोस्तों ये 1951 से लेकर 1956 के मध्य दोस्तों को प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी। और दोस्तों जो प्रथम पंचवर्षीय योजना पर जोर दिया गया था वह दिया गया था कृषि पर। नेक्स्ट आपकी जो पंचवर्षीय योजना है वह आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों 1956 से लेकर 1961 के मध्य दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी। इसमें भारी एवं आधारभूत उद्योग पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट है आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से लेकर 1966 के मध्य चली थी, जिसमें दोस्तों आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1969 से लेकर 1976 के मध्य चली थी, जिस पर दोस्तों दायित्व आर्थिक विकास पर जोर दिया गया था। उसके बाद में आती है आपकी छठी पंचवर्षीय योजना जो कि दोस्तों 1980 से लेकर 1985 के बीच चली थी, जो कि दोस्तों रोजगार सृजन और विकास गरीबी पर जोर दिया गया था। उसके बाद में आती है आपकी सातवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से लेकर 1990 तक चली थी, जिसमें दोस्तों आधुनिकीकरण आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था। उसके बाद में आती है आपकी आठवीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 के मध्य चली थी, जिसमें दोस्तों मानव संसाधन विकास पर जोर दिया गया था। उसके बाद में आती है आपकी नौवीं पंचवर्षीय योजना जो कि दोस्तों 1997 से लेकर 2002 के मध्य चली थी, जिस पर दोस्तों न्यायपूर्ण विकास पर जोर दिया गया था। उसके बाद में आती है आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना जो कि दोस्तों 2002 से लेकर 2007 के बीच चली थी, जिस पर दोस्तों बेरोजगारी समाप्त करने पर जोर दिया गया था। यह पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आती है आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 के मध्य चली थी, जिसमें दोस्तों समावेशी विकास पर जोर दिया गया था। उसके बाद में आती है आपकी दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों ये 2012 से लेकर 2017 के मध्य चली थी, जिस पर जोर दिया गया था वह संपोषणीय विकास पर। दोस्तों एसएससी जीडी के एग्जाम में ये पंचवर्षीय योजना पूछ ली गई है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मैं आपके लिए जनगणना से संबंधित और दोस्तों जो भी आपको करंट अफेयर पूछा जा रहा है, जिस प्रकार से अप्रैल माह इस प्रकार से पूछा जा रहा है, वो भी दोस्तों मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।